हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट में अगले पार्ट पे, जिसका नाम है कॉम्बिनेशन, संचय। हिंदी में बोलेंगे संचय और इंग्लिश में कॉम्बिनेशन। तो पीछे जो परम्यूटेशन देखे थे बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन यह यहाँ पर क्रम का महत्व नहीं है। पहले वाले में क्रम का महत्व होता था, यहाँ पर क्रम का महत्व नहीं होता है। तो मैं ऐसा डेफिनेशन बना सकता हूँ कि कितने प्रकार के हम भिन्न व्यवस्था बना सकते हैं जिसमें क्रम का महत्व नहीं होता। दी हुई वस्तु का यहाँ पर डेफिनेशन क्या हो सकता है? दी गई वस्तुओं का कितना भिन्न क्रम संभव है जिसमें क्रम का महत्व नहीं हो, है ना। ऐसा एक डेफिनेशन बना सकते हैं। दी हुई कितना भिन्न क्रम या भिन्न व्यवस्था, बोलो व्यवस्था संभव है जिसमें क्रम का महत्व नहीं है। कहने का मतलब कॉम्बिनेशन एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें पार्टिकल की सीक्वेंस इंपॉर्टेंट नहीं है कि पहला पार्टिकल पहले ही रखो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो हम उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि कॉम्बिनेशन की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं। तो कॉम्बिनेशन को दिखाते कैसे हैं? NCR इस तरह से दिखाते हैं, और जिसका मीनिंग क्या होता है भी उसको भी देख लीजिए। इसका मीनिंग होता है कि फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल r और मल्टीप्लाइड बाय फैक्टोरियल n माइनस r। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब इस फॉर्मूला को यूज़ कैसे करना है वो हमको देखना है। क्वेश्चन कैसे आते हैं तो मैं पहले तो सिंपल तरीका बता देता हूँ। जैसे सपोज करो किसी ने बोला, एक संख्या उठा लेता हूँ। सपोज करो किसी ने कोई संख्या दिया, जैसे मेरे पास का एग्जाम्पल है, उस एग्जाम्पल में से मैं बता रहा हूँ। हाँ देखेंगे भाई, सपोज एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, क्वेश्चन लिखता हूँ सीधा। आप याद रखना, संचय और क्रमचय, परम्यूटेशन पिछला वाला और अभी का कॉम्बिनेशन, दोनों में अंतर को बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि दोनों क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। क्वेश्चन देखने के बाद आपको क्लियर पता चल जाता है कि कब ये संचय का क्वेश्चन होगा और कब ये क्रमचय का क्वेश्चन होगा। जैसे देखिए, मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं। एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं। एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं। फिर बोलता है 2 कक्षा प्रतिनिधियों का चुनाव करना है। 2 कक्षा प्रतिनिधियों, ये लीजिए फिर 2 कक्षा प्रतिनिधियों का चुनाव करना है। ये फिक्स है, 2 कक्षा प्रतिनिधियों का चुनाव करना है। किसमें से? 20 में से। फिर बोलते हैं यह चुनाव कितने प्रकार से हो सकता है? यह चुनाव कितने प्रकार से हो सकता है? कितने प्रकार से हो सकता है? कितने प्रकार से हो सकता है? अगर इंग्लिश वाले को देखना है तो वो सुन ले कि देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, वी हैव टू चूज 2 क्लास रिप्रेजेंटेटिव, देन हाउ मेनी वेज ऑफ सिलेक्शन, दिस सिलेक्शन। तो अब इसमें क्या करूँ, यहाँ पर ध्यान दें, n होगा 20 और ये कॉम्बिनेशन का साइन, और r है 2, ठीक है। n 20 r 2। अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो यहाँ से फैक्टोरियल 20 कर दीजिएगा, फैक्टोरियल 2 कर दें, और फैक्टोरियल 20 माइनस r या 20 माइनस 2। तो यहाँ हो जाएगा, इसको देखो सॉल्व करने का तरीका, 20 इंटू 19 इंटू फैक्टोरियल 18। मैं जानबूझ के 18 रखा हूँ, क्यों बता रहा हूँ। 2 इंटू 1 ये हो गया, इसका क्या आएगा? फैक्टोरियल 18 आएगा। ये 18 कैंसिल, और यहाँ से देख लो, ये 10 और 10 या 190, ये आंसर हो गया। इसका मतलब 190 190 पॉसिबिलिटीज वहाँ पर है। तो ये देखिए कितना सिंपल है।
तो मैं क्या करूँगा, अब ऐसे ही क्वेश्चन आपको बताते हुए इसको समझाने की कोशिश करूँगा। कॉम्बिनेशन का टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, क्वेश्चन आप खुद समझ जाएंगे कि कब कॉम्बिनेशन है कब परम्यूटेशन है। तो देखो यहाँ पर क्या है, 2 चुनना है, 2 में कहीं पर कोई क्रम नहीं है, कहीं पर कोई ABC ऐसा कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब क्रम यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है कि पहला और दूसरा को ही चुनना है, पहला और तीसरा को चुनना है, ऐसा कोई क्रम इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तब इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन। ये पहला एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल मैं लाता हूँ, पहले इसको नोट करिएगा आप। देखिए क्वेश्चन है कि 12 आदमियों में से कितने प्रकार से 5 आदमियों की समिति बनाई जा सकती है, जबकि 2 कंडीशन दिया है ना। आउट ऑफ 12 पर्सन्स या 12 मेंस द ग्रुपिंग ऑफ 5 मेंस कैन बी फॉर्मुलेटेड व्हेन। 2 कंडीशन है। पहला है एक निश्चित आदमी प्रत्येक समिति में रखा जाना चाहिए। कोई एक पर्टिकुलर आदमी है जिसको हर समिति में रखना है ना। वो हो सकता है बुजुर्ग हो सकता है कैप्टन जैसा, हर समिति में रहेगा वो। फिर बोलता है एक निश्चित आदमी को किसी भी समिति में रखना है। एक आदमी ऐसा है जिसको ना हमेशा बाहर करना है, किसी भी समिति में रखना है। ऐसा 2 शर्त हो गया। तो चलो पहले के शर्त पर चलते हैं। पहला कंडीशन ये बोलता है कि हम लोग को एक निश्चित आदमी को हर समिति में रखना है। तो जरा देखिए, टोटल आदमी थे 12, लेकिन 12 में से हमेशा एक कम कर दो तो क्या हो जाएगा 11, क्योंकि चुनाव हमको 11 लोगों का करना है, क्योंकि एक तो फिक्स है तो 11 लोगों का करना है, लेकिन 5 चुनना है तो 5 में से एक जने फिक्स है, इसका मतलब हमको चुनना है 4। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, 11 कॉम्बिनेशन 4 ऐसा बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, ये फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 11 - 4। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 11 × 10 × 9 × 8 × फैक्टोरियल 7 और यहाँ 4 × 3 × 2 × 1 और ये हो जाएगा 7 × 4 = 11 फैक्टोरियल 7। ये 7 और ये 7 कैंसिल। अब बाकी को सॉल्व करना है ना। तो ये तो अब आपसे सॉल्व हो जाएगा कि 2 × 4 = 8, ये 4 × 4 कैंसिल और 3 × 3 = 9। तो यहाँ से बच जाएगा 11 × 3 = 33, 330 समथिंग है ना। ये आंसर आपको देखना है। एक कंडीशन हो गया, ये पहले का आंसर हो गया। समझ में आ रही बात कि क्वेश्चन को हमको समझना है कि क्यों मैंने यहाँ पर एक कम कर दिया, यहाँ भी एक कम कर दिया, क्योंकि एक आदमी फिक्स हो चुका है। तो फिक्स हो चुका है, उसको शामिल होगा नहीं होगा ऐसा डाउट नहीं है, वो हमेशा फिक्स है, इसलिए उसको काउंट नहीं की है अपन। ठीक है, दूसरा कंडीशन ध्यान देना, एक निश्चित आदमी को किसी भी समिति में नहीं रखना है, लेकिन यहाँ देखो टोटल आदमी 12 ही होंगे, टोटल आदमी 12 ही होंगे। लेकिन याद रखिए हम एक निश्चित आदमी को चुनना चाह रहे हैं, उसमें से हमेशा हमको क्या करना पड़ेगा, देखो 5 आदमियों को चुनना है। तो मैं बोलता हूँ एक आदमी को तो हम पहले ही बाहर कर दिए हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर पूरा 5 आदमी, मतलब कॉम्बिनेशन में कैसे रखूँगा भाई 11 सॉरी देखो एक गड़बड़ हुआ है यहाँ पर, क्या रखना है तो एक बार वापस बात करते हैं। चलो एक बार, एक निश्चित आदमी को किसी भी समिति में नहीं रखना है। एक आदमी ऐसा है जिसको किसी भी समिति में नहीं रखा जाना चाहिए, ऐसा कुछ बोल रहा है। ठीक है, तो एक आदमी बाहर हो चुका है, इसका मतलब हमको अभी भी 11 में ही चुनाव करना है। लेकिन हम जब चुनेंगे ना तो वो एक आदमी डिस्टर्ब करेगा बार बार, मतलब वो शामिल होने की कोशिश करेगा, लेकिन उसको कभी भी गिनना नहीं है। इसका मतलब हमको क्या करना है, कितना चुनाव करना है, 5 आदमियों की समिति बनाना है। लेकिन अब हम बोल रहे हैं कि टोटल आदमी को 11 कर दो और बनाना है 5 आदमी का समिति, मतलब ना यहाँ माइनस करने की जरूरत नहीं है, यहाँ माइनस करेंगे बस। एक आदमी को नहीं चुनना है तो हमने टोटल माइनस कर दिया, लेकिन अभी भी हमको कितना चुनना है, 5 ही चुनना है। अब 5 का 4 करने की जरूरत नहीं है। क्यों, बात में समझ आ रही है, बात समझ में आ रही है। देखो पहले क्या था कि हमको बोला था हर समिति में एक आदमी फिक्स है, तो इसलिए हमको उस आदमी की गिनना छोड़ के 4 को ही नया 4 बस चुनना था, एक फिक्स है। यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है, यहाँ 5 ही चुनना है, लेकिन कितने में से, 11 में से, क्योंकि एक को पहले से हमने बाहर कर दिया। अब क्वेश्चन 12 की जगह 11 हो गया, बाकी क्वेश्चन सेम है, तो इसलिए ऐसा। तो यहाँ से देखिए फैक्टोरियल 11 अपॉन फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 11 - 5। तो यहाँ से आप 11 गुना 10 गुना 9 8 7 और फैक्टोरियल 6 ऐसे कर सकते हैं।
और यहाँ से फैक्टोरियल 6 और ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये कैंसिल। अब आगे का सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर लेंगे? 2 चौके 8, 4 4 कैंसिल, 3 3 9 और 5 2 10 और ये कौन सा बच गया भी यहाँ से पूरा कट गया। अब क्या क्या बचा? 11 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 बचा है। ठीक है, इतना तो हो ही जाएगा। 7 21 21 और 2 दोनों भी हो गया 42 42 गुणा 11। ये आंसर आप देख लेना, खुद चेक करके आंसर आता है 462। ये लीजिए। तो क्वेश्चन हमको इस तरह से समझना है। और भी क्वेश्चन देता हूं मैं, पहले इतने को क्लियर करिए। देखिए एक क्वेश्चन और, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग प्रोबेबिलिटी में आगे बढ़ेंगे। देखिए 10 व्यंजन हैं और 4 स्वर हैं, ये टोटल लिए गए हैं। उनमें से 10 में से 3 व्यंजन और 4 में से 2 स्वर वाले 2 स्वर को पिक करना है। कोई भी 2 हो सकते हैं ना, कोई भी 4 हो सकते हैं, कोई भी 3 हो सकते हैं और कोई भी 2 हो सकते हैं। 3 किस में से? 10 में से, और 2 किस में से? 4 में से। ठीक है, अब बोलते हैं कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो हम क्या करें ऐसे केसेस में कि 10 कॉन्सोनेंट और 4 वॉवेल्स हैं। ऑन आउट ऑफ द 10 3 हैज टू टेकन एंड आउट ऑफ द 4 2 हैज टू टेकन, देन हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम दिस सिलेक्शन। ऐसा क्वेश्चन है। तो देखिए 10 में से कितना, 10 व्यंजन कॉन्सोनेंट में से कितना लेना है? 3 लेना है। 4 में से कितना? 4 वॉवेल मतलब स्वर, 4 स्वर में से कितना लेना है? 2 लेना है। तो पहले तो हम कॉन्सोनेंट की संभावना कितना है वो निकाल लेते हैं। तो 10 और ये कॉम्बिनेशन 3 और यहाँ पर 4 में से 2 ये, तो ये तो पहले निकाल ही लो। ठीक है, ये पहले निकाल लेते हैं। अच्छा रुको, उसके बाद व्यंजन की संभावना इतना है, स्वर की संभावना इतना है। लेकिन आपको पता होगा कि टोटल स्वर और व्यंजन मिला के 5 है। इसका मतलब हर बार 5 की पॉसिबिलिटी है, कहने मतलब 5 डिजिट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो टोटल पॉसिबिलिटी कैसे निकलता है उसको देख, कैसे निकलेगा। ये थोड़ा सा नया है बाकी पीछे वाले से। टोटल पॉसिबिलिटीज तो 10 कॉम्बिनेशन 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 कॉम्बिनेशन 2, ये वॉवेल का, ये कॉन्सोनेंट का, और इनटू फैक्टोरियल 5 करना पड़ेगा। ये एडिशनल जोड़ा हूँ। अगर फैक्टोरियल 5 नहीं करूँगा तो पूरा हर चीज़ नहीं निकल पाएगा, ये याद रखिएगा। तो ये नया क्वेश्चन है। इस ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा याद रखेंगे कि अब इसको सॉल्व आप कर सकते हो। फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 ब्रैकेट में फैक्टोरियल 10 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 ब्रैकेट में 4 माइनस 2 और फैक्टोरियल 5 मतलब 5 4 3 2 और 1। इतना सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो 10 गुना 9 गुना 8 और ये 7 और नीचे फैक्टोरियल 7 कैंसिल और यहाँ 3 इंटू 2 इंटू 1। फिर यहाँ पर फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 और यहाँ फैक्टोरियल 2 है तो 2 इंटू 1 और यहाँ फैक्टोरियल 2 ये कैंसिल और इंटू आप जान चुके हैं 5 4 3 2 1। ठीक है, जो करता है काट दीजिए, है ना, जो सिंपल हो बहुत, जैसे 2 को 2 से काट दो और 2 कौन सा है, ये 2 को यहाँ से चलिए इसको काट दीजिए, तो दोनों 4। अब जो बच गया उसको सॉल्व करिए। 3 और है, 3 को काट दीजिए, 3 को 3 से ही काट दीजिए, ये कैंसिल। अब बच क्या गया, पूरा को गुणा भाग करिए। तो पूरा जब गुणा भाग करोगे तो इसका आंसर कितना आता है वो मैं बता देता हूँ, 86,400 आता है। यहीं पर लिख देता हूँ 86,400 विल बी आंसर। ठीक, तो ये डिफरेंट वे का क्वेश्चन हुआ कॉम्बिनेशन में। तो कॉम्बिनेशन में 3 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से करा दिया हूँ, 3 क्वेश्चन काफ़ी है। अब उतने को ही आप प्रैक्टिस में रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग प्रोबेबिलिटी पर चलते हैं। प्रायिकता, हिंदी में प्रायिकता, इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी। नोट करिए इसको अच्छे से। चलिए अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता पर। प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी क्या है देखेंगे। हमने हिंदी में बोलते हैं इसको प्रायिकता और इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी। हालांकि अगर इसका डिटेल ले जाया जाए तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्टडी है ये, है ना।
यहाँ पर देखो, अभी तक हम क्या बोलते थे, हमको फिक्स संख्या दिया जाता था, किसी में क्रम इंपॉर्टेंट होता था, किसी में क्रम इंपॉर्टेंट नहीं होता था, और हम उसकी पॉसिबिलिटी निकालते थे। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो कहीं ना कहीं वहाँ पर संभावनाएं थी, मतलब संभावित था ये होना है, ये सभी रियल लगता था। लेकिन अभी क्या होगा, और निश्चित लगता था ऐसा भी है, लेकिन अभी ऐसा होगा कुछ अनिश्चित चीज़ों की हमको प्रेडिक्शन करना हो तो प्रोबेबिलिटी कहलाता है वो। तो प्रोबेबिलिटी एक ऐसी अनिश्चितता का माप है जो केवल एक, जिसके केवल एक ही परिणाम ना हो, है ना, जिसके केवल एक ही परिणाम ना होकर कई सारे परिणाम संभव हो। तो या ऐसा बोलूँ जो संयोग पर निर्भर करता है, या ऐसा बोलते हैं जिसको संयोग या चांस पर निर्भर करता है होना ना होना, लेकिन संभावनाएं उसकी बहुत ज़्यादा है। तो प्रायिकता का सीधा मतलब है संभावनाएं, अनिश्चित संभावनाएं, है ना। क्योंकि अभी ये क्या बताता है, ऐसा बोलूँगा प्रायिकता एक ऐसी घटनाओं की अनिश्चितता की माप है जो जिसके कई परिणाम हो सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, समझिए, शब्दों में लिखूंगा नहीं यहाँ पर। प्रायिकता ऐसी घटनाओं की अनिश्चितता का माप है जिनके एक से अधिक परिणाम या कई परिणाम हो सकते हैं, है ना। वो केवल और केवल चांस पर डिपेंड करता है कि कौन सा होगा। तो हम सीधी सी बात है, घटनाओं की संभावनाएं निकालते हैं, है ना, घटनाओं की संभावनाएं। तो मैं मैथमेटिकल डेफिनेशन दूंगा इसमें, ये घटनाओं की संभावनाएं बताता है। प्रायिकता हमको क्या बताता है भाई, घटनाओं की संभावनाएं। घटनाओं की संभावनाएं बताता है, संभावनाएं जिनके कई परिणाम संभव है, कई परिणाम संभव है, ये बताता है। ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी मतलब सीधी सी बात है, एक तरह से संभावना, ऐसा समझ लीजिए। अब कितनी संभावना है, प्रोबेबिलिटी को पी से दिखा सकते हो, पी, मान लो पी निकालना है ना। तो मैं बोलूँगा कि मान लो किसी ए घटना की ए घटना के लिए प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो मैं बोलूँगा ए घटना क्या, जो घटना ए है, मतलब घटना भी क्या है, एग्जाम्पल से और समझाएंगे। तो ए के अनुकूल सरल घटनाओं की संख्या, कोई घटना ए होना है तो उसके लिए हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे भाई, ए के अनुकूल, ए के लिए अनुकूल सरल घटनाओं की संख्या, सरल घटनाओं की संख्या, ये हो गया डिवाइडेड बाय याद रखिएगा, समसंभावी सरल घटनाओं की कुल संख्या, या कुल घटनाओं की संख्या लिख देता हूं, कुल घटनाओं की संख्या है ना। ये और इंग्लिश में अगर लिखना है तो फेवरेबल इवेंट और डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट, ये इसका मैथमेटिकल डेफिनेशन है। एकदम सिंपल डेफिनेशन एग्जांपल से शुरू करता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हम एक सिक्के को एक बार उछालते हैं, एक सिक्के को एक बार उछाला गया, एक सिक्के को कितने बार, एक बार उछाला गया, एक सिक्के को एक बार उछाला गया, तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। आप सोचिए, कभी कभी क्या होता है, ये जो अनुकूल घटना है ना, वो साफ साफ दिखता है, कभी कभी साफ साफ नहीं दिखता, तो हमको सोच के पहले उसको गिनना पड़ता है ना, फिर फॉर्मूला में रखना पड़ता है। जैसे अभी देखते हैं, आपको पता है एक सिक्के में दो पहलू होते हैं, एक हेड कहलाता है, दूसरा टेल कहलाता है, और एक बार में एक ही आता है ये भी पता है। लेकिन जैसे सिक्का को उछालोगे और जब हवा में रहेगा उस समय बोलोगे, तो पूछेगा आपसे कि बताइए, फिक्स बताओ कि कौन आएगा, तो आप नहीं बता पाएंगे। आप या तो बोलेंगे कि हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है ना। दोनों की संभावना कितना है, 50-50% है, 50-50% है। अब देखो,
आएगा तो एक है ना, फेवरेबल तो एक ही है, तो यहाँ पर एक ऊपर आएगा, लेकिन है कितने साइड टोटल संभावनाएं हैं 2, मतलब हेड और टेल, लेकिन आता है एक बार में एक। अनुकूल कितना है 1, टोटल कितना है 2, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/2, कहने का मतलब 50% चांस है किसी भी हेड के आने का, हेड के आने के चांस 50% है। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आंसर यही होगा, ये इसका आंसर है। आ रहा है क्या समझ में कि प्रोबेबिलिटी कैसे किए, एक अनुकूल है, हेड आएगा या फिर टेल, लेकिन एक आएगा, लेकिन टोटल कितने साइड है 2 है, तो इसका मतलब 1/2 कुल घटना और ये अनुकूल घटना, फेवरेबल इवेंट, ये हो गया एक चांस। और देखिएगा यहाँ पर एक और क्वेश्चन में बात करूँ, थोड़ा सा डिफरेंट है। एक साधारण पासा को आप इंग्लिश में डाइस बोल सकते हो। एक साधारण पासे इंग्लिश में डाइस है ना, को फेंक कर, ये बुक का सवाल है सारा, फेंक कर 3 से बड़ा अंक प्राप्त करने की प्रायिकता निकालिए। प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, ये लिखिए, ये क्वेश्चन मार्क है। एक साधारण पासे डाइस को फेंक कर 3 से बड़ा अंक प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, एक साधारण पासे को। अब बताइए, पासे मतलब वही जो हम लोग लूडो टाइप खेलते हैं, या फिर एक चौड़ लंबा वाला भी होता है, वो भी पासा है, तो लंबे वाले को पासा बोले ज़्यादा अच्छा है। जैसा भी हो, सब में क्या होता है, एक से लेकर, ये लंबे तो वाला नहीं है, ये लूडो टाइप के वाला है जो चौकोर होता है, क्यूबिक शेप का होता है, तो उसमें 1 से लेकर 6 तक नंबरिंग होता है। तो अब क्या बोला जा रहा है, पासे को एक बार ऐसा छोड़ा गया, तो एक बार एक साधारण पासे को फेंक कर 3 से बड़ा अंक प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। अब बताओ 3 से बड़ा कौन कौन है, 3 से बड़ा कौन कौन है, 4 5 6 है ना, 3 से बड़ा कौन कौन है भाई, 4 5 6, 3 से बड़ा अंक प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, ये पूछ रहा है। ठीक है, अब उसमें आप देखें यहाँ कितनी घटनाएं, 3, ये अनुकूल, ये हमको चाहिए। टोटल कितने हैं, टोटल 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 है टोटल। तो अब बताइए इसकी संभावनाएं कितनी हैं, तो मैं बोलूँगा फेवरेबल 3 और टोटल 6, 1/2 चांस है, 50% चांस है। ठीक है, हो गया आंसर। बताओ भाई कहाँ कोई दिक्कत है इसमें, ये 2 क्वेश्चन तो बड़ा आसान निकला। चलिए इसको नोट करिए समझते हुए, फिर मैं आगे और सरल क्वेश्चन की बात करूँ। लेवल बहुत बढ़ा के नहीं बात करूँगा, अपने को थोड़ा जानना है बस, बहुत हैवी क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक है, तो पहले आपको कितना नोट करें, फिर 2-4 क्वेश्चन और करते हैं डिफरेंट वे में। देखिए अब 3 सिंपल क्वेश्चन और दिया हूँ, है ना। अब यहाँ से देखिए पहले क्वेश्चन ये है, मैं पढ़ देता हूँ। ताश के 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता खींचने पर पत्ते का गुलाम होने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, अब ये ताश के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखना जरूरी हो जाता है इस केस में, कि एक्चुअल में ताश के पत्ते में 13 टाइप के पत्ते होते हैं और सब 4-4 टाइप के होते हैं। तो यहाँ पर गुलाम कितने होते हैं, वो भी 4 होते हैं, तो 13 × 4 = 52 होता है। तो जो भी है, तो गुलाम की संख्या होती है 4 52 में से। तो आप याद रखें कि गुलाम होने की संभावना पूछ रहा है ना, गुलाम जरा पत्ता कितने होंगे, तो टोटल गुलाम वाली प्रोबेबिलिटी कितना है भाई 4, और टोटल प्रोबेबिलिटी कितना है 52। तो ये हो गया फेवरेबल, ये हो गया टोटल। तो यहाँ से 4 से जब डिवाइड करोगे, 4 × 4 4, 13 × 4 = 52, 1/13 इसका आंसर है। इतनी संभावनाएं है ना, किसी एक पत्ते को खींचोगे तो 1/13 संभावना है उसके गुलाम होने का। यदि किसी लीप वर्ष को चुना जाए तो उस वर्ष 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अच्छा, लीप वर्ष को याद रखो। लीप वर्ष किसे बोलते हैं, लीप वर्ष मतलब जिसमें 365 के बजाय 366 दिन होता है ना। 4 साल के बाद एक लीप वर्ष आता है, तो 366 दिन होना चाहिए। 366 दिन वाले साल को हम लोग लीप वर्ष बोलते हैं, लीप ईयर, है ना, लीप ईयर बोलते हैं। लीप ईयर में आप देखना, आप इसको डिवाइड करोगे अगर 7 से,
7 से डिवाइड करोगे, अब इसमें क्या सप्ताह निकालने के लिए, तो 366, 65 66, 7 पंचा 35, 1 बचा, 7 दूनी 14, और इसका हासिल कितना बच रहा है, 2 बच रहा है। इसका मतलब 52 वीक है ना, 52 वीक और 2 डेज बचेगा, 2 हासिल बचेगा तो 2 दिन और बचता है। ठीक है, 52 वीक और 2 दिन। तो रविवार होने की संभावना कितना है बोल रहा है, तो 52 वीक और 2 दिन पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि यदि किसी लीप वर्ष को चुना जाए तो उस वर्ष 53 रविवार होंगे। 53 मतलब 52 से, अब ये देखो ये 2 दिन बचा है, उस 2 दिन में जो रविवार अगर पड़ गया तो वो 53 रविवार हो जाएगा, 53 रविवार हो जाएगा। तो अब ये 2 दिन की संभावना क्या है, ये 2 दिन की संभावना देखो, मंडे ट्यूसडे हो सकता है एक, है ना, फिर ट्यूसडे के बाद ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है दूसरा संभावना, फिर वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है तीसरा संभावना, है ना भाई, दो का संभावना पूछ रहा हूँ। तो 2 हो गया, ये हो गया वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे हो सकता है, और फ्राइडे और सैटरडे हो सकता है ना, और क्या हो सकता है, सैटरडे और संडे हो सकता है, एक संडे और मंडे हो सकता है। तो देखो सारे पॉसिबिलिटी हो गया, 7 दिन के हिसाब से सारे पॉसिबिलिटी हो गया। ये मैं खुद बना रहा हूँ, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, और वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, और फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, संडे मंडे, ऐसा। तो आप देखोगे तो संडे 2 ही जगह आ रहा है, इन दोनों जगह संडे आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 में से 2 संडे है और टोटल है 7, तो इसका आंसर ही 2/7 हो गया। समझ रहे हो बात को, कि भाई 52 तो कंपलसरी होगा, जो 53वें नंबर का संडे है वो 7 संभावनाओं में से केवल 2 संभावनाओं में संभव है। इसका मतलब 2 और टोटल घटनाएं हैं 7 में से 2 बार वो संडे होने की संभावना है। तो मतलब 2 बार यहाँ पर संडे आएगा, तो 2 बार 53 वीक का साल बनेगा। तो यहाँ पर ये इसका आंसर है। फिर आगे आ जाए, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम शीर्ष ऊपर आने की संभावना क्या है, हेड ऊपर आने का संभावना क्या है पूछ रहा है। अब देखो 2 सिक्का है, 2 ही पहलू होते हैं, हेड और टेल। मान लो दोनों सिक्का का हेडेड आ गया, एक संभावना। मान लो एक सिक्के का हेड दूसरे का टेल आया, एक संभावना। हो सकता है उल्टा हो जाए, पहले का टेल फिर दूसरे का हेड, एक संभावना, फिर दोनों का टेल आ जाए, एक संभावना। बताइए इस 4 के अलावा और कोई संभावनाएं हैं क्या? हो ही नहीं सकता, आप करके देख लीजिए। तो यहाँ पर इन तीनों में तो हेड आने की संभावना है, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हेड कब कब आता है? 3 घटना में, और टोटल कितने घटना है? 4। तो 3/4 इसकी संभावनाएं हैं हेड आने का, ऊपर हेड आने का संभावना 3/4 है, बस और कुछ नहीं है। तो ये 3 एग्जाम्पल मेरे ख्याल से उस तरह के सिंपल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन को कर सकता है। अब समुच्चय वाला प्रोबेबिलिटी होता है वो सब डिटेल में नहीं ले जा रहा हूँ, काफ़ी है इतना ही रखें, बीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंट रहेगा। ठीक, तो आज के लिए इतना।